अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिया अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। वकील साहब, अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी। मुझे नहीं मालूम है, हम जब नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका। बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। माननीय न्यायालय, क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो। ये पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने, आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में, एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे। जी। पैराग्राफ 12, प्रथम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशंस एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से कि आप क्या, यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है, एक्सप्लेन कीजिए सर। संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम, आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। सर, मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैंने मैं अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर, मेरी पत्नी ने फोन पे मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा जुमा शादी को, और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। सर, मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहां तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर, इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, तो आप बता दीजिए। इस सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मानो?
और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम द एंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पूरे विभाग को कहा है, तो पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। कौन है ये? आपके पिताजी हैं? नहीं सर, हाँ। लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर, ये दहेज की मांग वो करते थे सर। सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया तो हम सभी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए। सब पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था सर इसमें सर। है। सर शिकायत करता है, आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर, request करना नहीं आया सर, किस शिकायत बात के लिए आए? सर सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? सर पेज नंबर सर 149 सर। 149। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास, और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आपका मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकले। कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पारिसर के अंदर सर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास। 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर मानिए क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, दुनिया जानती है कि सब यूट्यूब के ऊपर शाम को चले आते हैं। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है तो मैं इनको भी नोटिस दे देता हूँ। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? माननीय वाले अपने पिटीशन मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हाँ तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूँ, बोल दो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। व्हाट इज योर स्टैंड? आपके सामने बोला गया है या नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूँ। बोला गया है कि नहीं बोला गया? सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया? अरे हाँ या ना, आप बोलो नहीं बोला गया तो हम रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया, आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया? माननीय इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है माननीय। आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है। बस आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन के ही बोला, लेकिन वकील मैंने साहब, बोला- वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर
इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, तेरी मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर, कि अपने मनगढ़ंत बातें मत बनाया करें। जी जी बिल्कुल सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, सर। राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, मैं- सुनिए, जी, नहीं बढ़ी? नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं नहीं, वैसा नहीं सर। सुन लीजिए, जी जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे? मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताए थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय न्यायालय, हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। नाउ आई विल डील विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। नाउ योर पिटिशनर इज स्टैंडिंग बाय योर साइड। मैंने कहीं पिटीशन में लिखा नहीं है, इन्होंने अपने मन से बोल दिया। मैं अगर आप Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department by branding them it is a corrupt department? वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली थी। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, जिसके पीछे आपने बड़ी हायतौबा मचा रखी हुई है, क्योंकि इसी कारण से आप पूरे पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता है, ये बताओ, और कैसे बनता है ये बता दो, बस इतना सा तो आप पूछ रहा हूं। पहले ये आरोप 420 बनता है कि नहीं बनता है, इतना पूछ रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आरोप सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं मान लिया, क्योंकि ये स्कोप जिस स्टेज के ऊपर पिटीशन है हमको मानना पड़ेगा जो भी आरोप है सही है, ठीक है ना? तो मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है। अब आप अगर पत्नी ने कहा मैं 12वीं पास हूँ निकली 10वीं पास, तो वो 420 का मुकदमा बनता है और आपकी पत्नी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, ये आपका कहना है। इसलिए बताइए कि मैं कैसे कहूँ कि हाँ 420 बनता है? माननीय न्यायालय, क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो, ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लीज टेक आउट आईपीसी। मुझे कहां से पता चलना था ये एडवोकेट है? पिटीशनर नंबर 3 में क्या लिखा है? व्यवसाय अधिवक्ता। वहीं से तो पता चला है मेरे को। बताइए सर 420 का मुकदमा कैसे बनता है उस पर? चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपके अधिवक्ता महोदय की वो ले लेते हैं। अभी आप हर जगह के ऊपर अपने आप को बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में अधिवक्ता लिख रखा हुआ है, तो क्या करते क्या हो आप? सर एक्चुअली अरे अरे सुन रुक जाओ, आप करते क्या हो सर? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस है सर, मेरी इतनी केस नहीं है स्वयं के सर, आपके पास कोई केस नहीं है? बहुत कम केस हैं सर, गिने तो चुने। वो आप केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो। आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है? आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नहीं है। कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर डिस्ट्रिक्ट। मात्र 2-3? जी सर।
और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कुछ बताया। नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया कि आपके पास मात्र 2 और 3 हैं और आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट। और जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो तो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी?